प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी माध्यम के चैनल आरकेएम शिक्षा पर। और मैं जीएम सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो बच्चों गॉस की प्रमेय के लिए आपको वैद्युत फ्लक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इससे पहले भी क्लास में मैं आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और मान लीजिए कि इस पर आपने ये क्षेत्रफल लिया और ये क्षेत्रफल सदिश कुछ ऐसा गया dA, ठीक है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से किसी कोण पर जा रही है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाता है बेटा d∅ बराबर EdA। इस छोटे से क्षेत्रफल से जब निकालते हैं और जब पूरे क्षेत्रफल से फ्लक्स निकाला जाता है तो फाई बराबर आ जाता है EdA। तब कहते हैं कि ये कुल फ्लक्स आ गया। तो ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमको पता चल गया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बच्चों गॉस की प्रमेय क्या कहती है? तो गॉस की प्रमेय ये बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, अर्थात इसके लिए क्या है, बंद पृष्ठ की आवश्यकता है, जैसे बंद हो। अब बंद क्या होता है? जैसे किसी डब्बे में कोई चार्ज बंद कर दिया जाए, तो कहेंगे चार्ज बंद पृष्ठ में है। ठीक है, मतलब कोई 3D डायग्राम, चाहे वो आपका घन हो सकता है, गोला हो सकता है, ठीक है, बेलनाकार हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, या कोई अनियमित आकार का भी हो सकता है। तो ये गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कोई ये बंद पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ये होगा बच्चों Q का 1/ε0 गुना, यानी कि फाई बराबर Q/ε0। जहां पर आपको पता है कि ε0 को हम क्या कहते हैं? ε0 को हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता तथा ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये ε0 का मान होता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर Q आवेश को हम अपनी मुट्ठी में बंद कर लें, ठीक है, Q आवेश लें, अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। अब पूछें इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा मुट्ठी से, तो मेरी मुट्ठी से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। वही Q आवेश उठा के मैं इस कमरे में रख दूं। अब मैं पूछूं इस कमरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो Q/ε0। वही Q आवेश उठा के मैं माचिस की डिब्बी में डाल दूं, छोटी सी होती है ना माचिस डिब्बी, उसमें डाल दूं अब और बंद कर दूं फिर उसको। अब पूछूं कि इस माचिस की डिब्बी से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अभी भी Q/ε0। अर्थात सही बात यह पता चली कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। अगर Q आवेश को मुट्ठी में बंद किया तो कितना फ्लक्स? Q/ε0। कमरे में रखा, इतने बड़े कमरे से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0। उसको मैंने माचिस की डिब्बी में रखा तो माचिस की डिब्बी से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0। अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आकार पर निर्भर नहीं करता। कैसा आकार है इससे भी निर्भर नहीं करता। वो केवल कहाँ निर्भर करता है कि उससे परिबद्ध आवेश कितना है, उसके अंदर आवेश कितना उपस्थित है, इस बात से वहां पे मतलब होता है।
जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई एक ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसमें एक ये आवेश Q1 रख देते हैं, एक ये Q2 रख देते हैं, एक ये -Q3 रख देते हैं, एक ये Q4 रख देते हैं, एक ये माइनस का Q5 रख देते हैं। अब हमसे कोई कह दे इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे और उससे हम बता देंगे। कैसे? गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से, बंद है ये 3 दिशाओं में है, 3 डायमेंशनल है, मतलब समझ सकते हो कोई बोरी टाइप का है, समझो उसके अंदर आवेश भरा हुआ है, सब बंधा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है, बंद है पूरी तरीके से। अब कहा जा रहा है कि इससे फ्लक्स बताना है, ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, कुल फ्लक्स जो गुजरेगा वो क्या होगा, इससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0। परिबद्ध कितना है, जो इससे बंद हो रहा है। कौन बंद हो रहा है, देखो Q1 बंद हो रहा, फिर ये बंद हो रहा, फिर ये बंद हो रहा, तो इन सबको चिन्हों के साथ जोड़ लेंगे, मतलब बीजगणितीय योग एक तरीके से लेते हैं आवेशों का, कुल आवेश का बटा ε0 होता है। यानी कि जो बंद पृष्ठ के बाहर आवेश होते हैं उनकी वजह से फ्लक्स नेट नहीं होता, उनकी वजह से यहाँ कोई नेट फ्लक्स नहीं होता, केवल नेट फ्लक्स किसकी वजह से होता है, जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी में मान लिया हम आपसे कह दें कि इस तरह से हम 2 सरफेस बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किए, 2 गोले बना दिए जैसे, ठीक, एक गोले के पृष्ठ को S1 कह देते हैं, दूसरे गोले के पृष्ठ को S2 कह देते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले गोले के अंदर Q1 और Q2, दूसरे पर Q3, Q4, यहाँ पे -Q5, ठीक है, ये आवेश उपस्थित हैं। अब हम आपसे कहें S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, फिर S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, तो बच्चों आप कैसे करेंगे, तो देखिए जब S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आप निकालेंगे φS1, तो क्या करेंगे भाई, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध हो रहा है, ये देखिए, ये परिबद्ध हो रहा है Q1 + Q2 - Q5 और बटा ε0, ठीक है। बाहर ये जो Q3 और Q4 है ना, ये बाहर हैं, तो ये नहीं लिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि S1 के अंदर वाला देखेंगे ना। अब जब S2 से निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो भैया किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, तो इससे कितना परिबद्ध हो रहा कुल आवेश, देखो, तो इसके अंदर ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, तो सबको आपस में चिन्हों के साथ जोड़ लो, मतलब φS2 आ जाएगा Q1 + Q2 - Q5 + Q3 + Q4 बटा ε0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको निश्चित तौर पर पता चल गई है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम सत्यापन कर लेते हैं कि गॉस के प्रमेय का सत्यापन कैसे किया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में। अब हम गॉस थ्योरम की उपपत्ति करेंगे बच्चों। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश हो तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। तो चलिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि एक ये धन Q आवेश है, ठीक है, और ये किसी गोले के अंदर है। हम गोलीय सममिति के लिए इसका सत्यापन कर देते हैं। ये धन Q आवेश किसी गोले के अंदर उसके केंद्र पर उपस्थित है, मान लो ये केंद्र है गोले का, ठीक है, केंद्र पर उपस्थित है। हमको ये सिद्ध करना है इस गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये सत्यापित करना है। हम बच्चों क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहां से एक विद्युत क्षेत्र बल रेखा ऐसे जाएगी, क्यों, अगर यहां पर क्षेत्रफल लेते हो तो क्षेत्रफल भी ऐसे जाएगा,
यानी कि यहाँ पे देखो तो क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ जाता है? बाहर की ओर। और क्षेत्रफल किसी बिंदु का कहाँ जाता है? बाहर की ओर। और तुमको पता है कि जो क्षेत्रफल का सदिश होता है वो क्षेत्र के लंबवत होता है, और केंद्र से अगर कोई लाइन जाती है तो वो भी पृष्ठ के लंबवत होती है गोले के लिए। इसीलिए ई और डी ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ भी ई इधर होगा और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा डी ए वो भी इधर होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ कहीं चेक करोगे तो यहाँ भी उसी तरीके से डी ए इधर मिलेगा और ई इधर मिलेगा। इसी प्रकार अगर तुम यहाँ चेक करते हो तो यहाँ पे भी डी ए मिलेगा इधर और ई भी मिलेगा इधर। अर्थात हर जगह पर ई और डी ए के बीच का कोण क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। तो गोले से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा? सोचो तो भाई ये संपूर्ण फ्लक्स क्या होता है? फाई। तो फाई बराबर होता है ई डी ए का इंटीग्रेशन, है ना, अभी पढ़ा था। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? यहां से देखिए इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, तो ये बंद समाकलन है। ठीक है, तो ये समाकलन हो जाएगा ई डॉट डी ए। तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस, हर जगह कितना एंगल मिल रहा है? देखो ई और डी ए के बीच दोनों समांतर हो रहे हो, समांतर सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो ई डी ए कॉस 0। तो फाई बराबर हो जाएगा ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्यों? क्योंकि हर बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी होगी? जितनी उसकी त्रिज्या होगी। अगर हम इसकी त्रिज्या को r मान लें तो हर तरफ ये दूरी क्या होगी? r होगी। अब केंद्र पर क्यों आवेश है तो हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? सोचो, परिमाण। तो हमको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी बात हमको ये पता चल रही है कि E का मान यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ। क्यों? क्योंकि हर जगह देखिए दूरी क्या है? समान है। हर जगह Q भी क्या होगा? भाई यहाँ से निकालोगे तो भी Q का मान ही रखेंगे, यहाँ निकालेंगे तो भी Q का मान ही रखेंगे। तो हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा? समान आएगा। जिससे कि ये पता चला कि जो कुल फ्लक्स आएगा फाई ये किसके बराबर होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। तो देखिए डी ए छोटा सा क्षेत्रफल है और जब उसको हम समाकलन करेंगे तो हमको संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए। अब किसी गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है बच्चों वो कितना होता है? किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? वो होता है 4 पाई r²। तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। अब जब ये मान यहाँ रखेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? 4 पाई r² से गुणा कर देंगे। ई के मान को रखा और डी ए का कुल पृष्ठ ले लिया। अब बच्चों 4 पाई से 4 पाई को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अर्थात फ्लक्स का मान सीधा सीधा आ जाएगा Q/एप्सिलॉन 0। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² भी कट गया, तो बचा क्या? Q/एप्सिलॉन 0। ठीक है, एक परीक्षा में ऐसे काटना इनको कि बिल्कुल कटे हुए ना दिखाई दें। कई लोग मार ऐसे ही से काट देते हैं, ये कट गया तो एग्जामिनर तुम्हारा नंबर भी काट लेता है फिर। इसीलिए ऐसा नहीं करना, आराम से काटिए, जितना काटने में वो साफ साफ दिखाई दे कि हाँ ये काटा गया, ऐसा महसूस होना चाहिए। बहुत अच्छी बात तो ये तब होती है जब आप इसको काटिए भी नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए और नीचे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो वो और अच्छा माना जाता है। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। चलिए इसको फटाफट लिखिए। चीजों के आपको वैद्युत फ्लक्स निकालने आने चाहिए। जैसे घन से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, तो चलिए हम घन में विभिन्न
प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि आवेश घन के केंद्र पर हो, ठीक है, मतलब अगर कोई Q आवेश है और वो किसी घन के केंद्र पर उपस्थित हो, जैसे कि ये। छात्रों, मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी खराब है, लिखावट है ना, इसके लिए हम डांटे भी बहुत गए जब हम बच्चे थे तुम्हारी तरह, जब हम छात्र थे, लेकिन ये अपना नेचुरल होता है, ठीक है, प्राकृतिक एक बार जैसा बचपन में बन गया फिर वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप आराम से लिखेंगे धीरे धीरे तो आपकी राइटिंग अभी भी थोड़ा सा सुधर जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमारी तरह राइटिंग मत रखिए, वरना नंबर कम मिलते हैं इस राइटिंग पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ये +Q आवेश किसी घन के केंद्र पर उपस्थित है, तो अब सोचिए इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, सोचिए। तो घन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो हमको पता है गॉस की प्रमेय कहती है कि गुजरने वाला कुल फ्लक्स उपस्थित आवेश का परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ कितना आवेश है, Q, तो कितना होगा बच्चों, Q/ε0। तो ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। अब हमसे अगर ये कह दिया जाए कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ का मतलब समझते हो, जैसे केवल इससे, ठीक है, या केवल इससे या केवल इससे या केवल इससे या इधर इधर। घन जानते हो ना, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन देखा कभी? अच्छा, लूडो तो खेला होगा। लूडो का जो पासा होता है जिसको फेंकते हो वो घनाकार होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है घन। तो उसका एक पृष्ठ से क्षेत्र, अब हमको फ्लक्स बताना है। सोचो कुल फ्लक्स कितना गुजर रहा था, Q/ε0। कितने पृष्ठ थे, 1 2 3 4 5 6। जैसे इसको घन मान लो, वैसे तो नहीं है, ये घनाभ आकार है तो इसकी लंबाई क्योंकि ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसा मान लें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इसमें देखिए 6 पृष्ठ होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 से मिलकर कितना फ्लक्स गुजर रहा था, Q/ε0। तो अगर 1 से पूछा जाए तो कितना गुजरेगा, सोचिए भाई। अगर सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता और ये केंद्र पर उपस्थित है तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो भैया 6 जगह से गुजर रहा Q/ε0, तो एक जगह से कितना गुजरेगा, 6 जगह से कुल गुजर रहा है Q/ε0, तो एक जगह से कितना गुजरेगा सोचो, तो 1/6 हो जाएगा। यानी कि एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, तो Q/6ε0। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस बच्चों ये आता है, यदि Q आवेश घन के एक पृष्ठ पर उपस्थित हो, अर्थात अगर ये एक घन है, मान लीजिए
ठीक है, तो आवेश यहां हो पृष्ठ पर, अर्थात अगर मान लें ये घन है तो इसके एक यहां पर बीचों बीच में अंदर आधा बाहर, ऐसा आवेश है। अब सोचिए, अगर एक घन के पृष्ठ पर कोई आवेश है तो इस आवेश को पूरा बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आधा अंदर है आवेश, आधा बाहर है। तो अगर हम एक दूसरे घन का पृष्ठ लगा दें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पृष्ठ पर उपस्थित है तो पृष्ठों से ही उसको बंद करना है। अगर अभी ये किनारे पर उपस्थित होगा तो सारे घन के फिर किनारे किनारे लगा के ही उसको बंद करेंगे, तभी तो सममिति मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी, है। तो यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पृष्ठ पर उपस्थित है तो दूसरे घन का पृष्ठ लाके यहाँ बंद कर देंगे। तो जब दो घनों का पृष्ठ मिल जाएगा तो वो आवेश पूरी तरह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब दो घनों से मिलकर कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, Q बटा एप्सिलॉन 0, क्योंकि Q आवेश दो घनों से बंद हो जाएगा। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो भाई दो से मिलकर गुजरेगा Q बटा एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो एक घन से कितना गुजरेगा, Q बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो लिखेंगे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q बटा 2 एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि दो घनों के पृष्ठ से पूरी तरह बंद होगा तब दोनों से मिलकर गुजरेगा Q बटा एप्सिलॉन 0। तो एक से कितना गुजरेगा भाई, दो से गुजरेगा, कुल आवेश का बटा एप्सिलॉन 0, तो एक से कितना गुजरेगा उसका आधा, यानी कि Q बटा 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम क्वेश्चन करते हैं। ये सब बोर्ड में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए तुमको पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। यदि, और वैसे भी हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों से किसी मामले में कम नहीं होते हैं, तो आपको बिल्कुल अपने आप को ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा पढ़ें और हम कम पढ़ें। आप कभी भी ये तुलना मत कीजिए कि आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से कहीं पर पीछे हैं, ठीक है। आप हमेशा बराबरी पे खड़े हैं, बस उचित परिश्रम करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, यदि Q आवेश घन के एक किनारे पर उपस्थित हो, तो अगर Q आवेश कहाँ उपस्थित हो, घन के एक किनारे पर, जैसे ये घन है बच्चों, किनारे का मतलब बच्चों यहाँ पे प्लस Q आवेश हो, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, कहीं भी कितने जितने किनारे होते हैं कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कितने किनारे होते हैं, 12, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो किसी जब किनारे पर उपस्थित होगा तो क्या करेंगे सोचिए। अब जैसे ये घन है और यहाँ पे एक आवेश रख दिया जाए, ठीक है, किनारे पर बिल्कुल, तो उसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घन और लगाना पड़ेगा जिसका किनारा होगा। अब नीचे की तरफ बंद हो गया, अभी ऊपर वाला निकला हुआ है, अब एक यहाँ रखेंगे और एक इधर रखेंगे, यानी कि कुल मिला के 4 घन लगाएंगे तो Q आवेश बंद हो पाएगा। अब Q आवेश अगर बंद हो जाएगा तो कुल फ्लक्स कितना बनेगा, Q बटा एप्सिलॉन 0। कितने घन लगाने से बनना, एक के किनारे पर रखा, दूसरा लगाया, नीचे बंद हुआ, फिर एक ऊपर और एक ऊपर, यानी कि कुल 4 घन चाहिए इस आवेश को बंद करने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा Q बटा 4 एप्सिलॉन 0, क्योंकि 4 से मिलकर गुजरेगा Q बटा एप्सिलॉन 0, तो एक से कितना गुजरेगा Q बटा 4 एप्सिलॉन 0। तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q बटा 4 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये केस सब लिख लीजिए फटाफट, फिर इसके बाद हम अगला केस करते हैं, फटाफट लिख दीजिए। अब चौथा केस होगा कि यदि Q आवेश घन के एक
कोने पर रखा हो। कहां पर? कोने पर। कोने का मतलब कॉर्नर, है ना। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में मीनिंग जानते रहिए, तो आपको आगे चल के बहुत राहत मिलेगी। जैसे कोने को क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं। किनारे को क्या कहते हैं? एज कहते हैं। पृष्ठ को क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको धीरे धीरे जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्यू आवेश उपस्थित है तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? सोचिए। जैसे इस घन के, ये मान लो एक घन होता, मान लिया ऐसा, और यहाँ पे कोई आवेश रखते हैं तो क्या होगा? एक यहाँ लगाओगे घन का कोना, अब कोने से ही बंद करना है क्योंकि कोने पे रख दिया, फिर एक इधर कोना लगेगा, एक इधर कोना लगेगा, मतलब 4 कोने लगेंगे नीचे और 4 ही कोने लगेंगे ऊपर। यानी कि कुल कितने कोने लगेंगे इसको बंद करने के लिए? कुल कोने लगेंगे बच्चों 8। यानी कि 8 घन इस तरह के होंगे तब ये पूरी तरह बंद हो पाएगा। तो 8 घन मिलकर इस आवेश को बंद करेंगे, और जब आवेश बंद हो जाएगा तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? गॉस के प्रमेय के अनुसार Q/ε0। यानी कि 8 घनों से मिलकर गुजरेगा Q/ε0, तो एक घन से कितना गुजरेगा? Q/8ε0। बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/8ε0। ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना कि जब यहां पे आवेश रखा होगा इस जगह पे, ठीक है, तो 3 पृष्ठ हमेशा इसको स्पर्श करेंगे। एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ। अब किसी भी कोने पर रख दो, चाहे इस पे रख दो, तब भी 3 पृष्ठ करेंगे। 1 2 3। जो पृष्ठ स्पर्श करेंगे उनका कुल फ्लक्स 0 हो जाएगा। कैसे? जो पृष्ठ स्पर्श करेंगे, विचार करो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की तरफ करता है प्लस चार्ज, तो इधर होगी बाहर की तरफ, और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच कोण कितना बनेगा? देखो 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आवेश रखा है अगर इस कोने पर, तो वो विद्युत बल रेखा कैसे बनाएगा? इधर की तरफ, ऐसे बाहर की ओर है, धन है तो ऋण होता तो अंदर की तरफ, तब भी कुल फ्लक्स 0 ही आएगा। ऐसे अब इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे, भाई क्षेत्रफल सदिश तो हमेशा मैंने क्या बताया? बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश सदैव बाहर की ओर लेते हैं, क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा, तो दोनों बीच कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे बात करो, यहाँ भी देखो, तो ये विद्युत क्षेत्र इधर चला जाएगा, अगर यहाँ आवेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र इधर चला जाएगा, और क्षेत्रफल सदिश ऐसा, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जहाँ पर यदि हम लिख देते हैं, यदि E लंब हो जाए A के, तो फ्लक्स कितना आएगा? E.A आता है, तो फ्लक्स आ जाएगा EA cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, इसीलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ पे हमने रख दिया आवेश, तो देखो एक इस पृष्ठ का, एक इस पृष्ठ का, और एक ये पीछे वाले पृष्ठ का, इन तीनों का कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किन किन, ये तीनों का फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। बचे कौन से फ्लक्स पृष्ठ बचे हैं? तो देखो एक ये वाला बचेगा, एक ये वाला बचेगा, और एक ये सामने वाला जो सामने चला रहा होगा, ये इधर वाला, ये वाला, ये बचेगा। ठीक है, एक ये वाला पूरा बचेगा, है ना। ये 3 पृष्ठ बचेंगे। यानी कि सोचिए जो कुल आवेश गुजर रहा था, अब वो इन 3 जगहों से ही गुजरेगा। ठीक है, तो अगर इसमें से एक पृष्ठ से पूछ दिया जाए फ्लक्स तो कितना होगा, तो कैसे बताओगे? सोचो। हम चलिए नाम लिख देते हैं, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। हम नाम लिख देते हैं इसको ABCDEFG
H। तो लिख देंगे कि पृष्ठ कौन कौन सा, ये वाला देखो BCFG, और कौन सा ये वाला FC, और कौन सा पीछे वाला ये वाला कौन सा FGHE। पर E तथा A लंबवत होंगे, अर्थात इन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य रहेगा, अतः सममिति से यानी कि सिमिट्री से फाई ऑफ ये वाला कौन सा BCDA, ये बाहर वाला BCDA, फाई ऑफ AHED, ये क्या होंगे, समान होंगे। तो जब ये समान होंगे, सोचिए कुल फ्लक्स गुजर रहा था Q बटा 8 एप्सिलॉन 0, तो 1 से कितना गुजरेगा, तो ये 3 जगह बटना है, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा Q बटा 8 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बटा 3, यानी कि ये हो जाएगा Q बटा 24 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। प्रमेय पर बच्चों एक प्रश्न और आया है 2014 में यूपी बोर्ड में। ठीक है, प्रश्न ये था कि किसी बेलन के केंद्र पर +Q आवेश रखा है, किसी बेलन के केंद्र पर +Q आवेश रखा है, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। तो बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या करना था, पता करना था। प्रश्न हमारा क्लियर हो गया होगा। किसी बेलन के केंद्र पर +Q आवेश रखा है, ये बेलन है, ठीक है, सिलेंडर है, इसके केंद्र पर अंदर, बिल्कुल यहां बीच से डाल दो अंदर, ठीक है, +Q आवेश रखा है। कहा गया इसके ये वक्र पृष्ठ, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हो ना, इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। तो इसके एक समतल पृष्ठ से, किसी एक से, चाहे इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो, सिमेट्री से दोनों बराबर होता है, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए भाई, लिख देंगे कि बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, सोचिए पहले तो कुल फ्लक्स आपको पता चल जाएगा भाई, जब अंदर Q आवेश रखा है तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, ये होगा Q बटा एप्सिलॉन 0। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन 0। सोचिए हम मान लें कि एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इससे निकालना है, मान लो इसका फ्लक्स कितना है, हम कहते हैं फाई पी, तो ये पृष्ठ भी, इससे भी कितना फ्लक्स गुजरेगा, सोचिए मैंने क्या बताया, जब केंद्र पर रखा होगा तो सममित से जितना फ्लक्स यहाँ होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा। तो ये फ्लक्स कितना गुजरेगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ से फ्लक्स भी हो जाएगा फाई पी। तो कुल फ्लक्स इन तीनों के योग के बराबर ही तो होगा और हमको फाई पी का मान निकालना है। अर्थात
Q बटा एप्साइलम जीरो जो आया है इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, फाई प्लस फाई पी प्लस फाई पी, अर्थात 2 फाई पी इज इक्वल टू, जैसे 2 फाई पी आ गया तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q बटा एप्साइलम जीरो माइनस फाई, ठीक है। अर्थात फाई पी का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q बटा एप्साइलम जीरो माइनस फाई का 1/2। ये एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो गॉस की प्रमेय पर ये साधारण और सरल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको।